हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से हो? ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कौटिल्य के युद्ध दर्शन का शेष भाग। चलिए शेष भाग में हम लोग पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे युद्ध यंत्र। ठीक है बच्चों, युद्ध यंत्र। अब इसमें देखिए, कौटिल्य ने 10 प्रकार के स्थिर एवं 17 प्रकार के चल यंत्रों का वर्णन किया है, जिसमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। अगर कभी कभी ये चीज़ पूछा जाता है कि कौटिल्य ने कितने प्रकार के स्थिर यंत्रों का वर्णन किया है या कौटिल्य ने कितने प्रकार के चल यंत्रों का वर्णन किया है, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कुछ प्रकार इनके इस प्रकार हैं। जैसे पहला है पर्वतोभद्र। ये जो है चारों तरफ एक पत्थर की वर्षा करने वाला यंत्र होता था। दूसरा है जामदग्नि। इसमें जो है एक छेद होता था, डिब्बे नुमा ये होता था, एक छेद से बड़े बड़े गोले जो है शत्रु पर फेंके जाते थे। अगला है बहुमुख। इस पर खड़े होकर धनुर्धारी बाण चलाते थे। बहुमुख एक प्रकार से ऊंचा स्थान होता था जहाँ से दूर तक जो है तीरों की वर्षा की जा सकती थी। अगला है घाती। घाती जो होता था, इसके छूने मात्र से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है। अगला है यातक। ये जो है एक प्रकार से एक चक्के पर लगी हुई एक बल्ली होती थी, जिसे जो है एक प्रकार से ये शत्रु पर फेंका जाता था। ठीक है। अगला है ऊर्ध्वबाहु। ये ऊंचे स्थान पर एक रखी हुई लाट, जैसे पहाड़ियों पर रखी लाट, जिसे वहाँ पर सैनिक लगे होते हैं और नीचे युद्ध हो रहा था या नीचे शत्रु सैनिक हों तो उन पर उस लाट को ढनगाया जाए या गिराया जाए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे युद्ध यात्रा विधि। युद्ध यात्रा विधि। अब कौटिल्य के समय में हर प्रकार की यात्राओं के लिए भी एक निश्चित समय होता था। ठीक है। जैसे दूर देश की यात्रा, नज़दीक की यात्रा किन मौसम में की जाती थी, कब की जाती थी, ये चीज़ इसमें उन्होंने बताया गया है। जैसे दूर देश की यात्रा कौन सी यात्रा थी? युद्ध करने के लिए, अगर किसी राष्ट्र पे आक्रमण करना हुआ तो ऐसी यात्राओं को का वर्णन इन्होंने किया है। किस माह में यात्रा करनी चाहिए? दूर देश की अगर यात्रा करनी है तो ये मार्ग शीर्ष माह में या नवंबर से जनवरी महीने में, अर्थात ठंडी के मौसम में। और अगर मध्यम दूरी की यात्रा है, चैत्र से बैसाख माह में या फिर मार्च से, अंग्रेजी माह में मार्च से मई में। अगर नज़दीक अगर आक्रमण करना हो तो जेठ एवं आषाढ़ में, ज्येष्ठ एवं आषाढ़ में, अर्थात मई से जुलाई में। और यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व लग्न, मुहूर्त, नक्षत्र आदि का विशेष ध्यान रखा जाता था, लेकिन खास करके शुभ मुहूर्त निकाला जाता था। पुरोहित वर्ग निकालते थे और शुभ मुहूर्त में ही यात्राएं की जाती थी। लेकिन हाँ, अगर अचानक अगर आवश्यकता पड़ गई, विषम परिस्थितियों में या ज़रूरत पड़ गई, आवश्यकता पड़ गई, तो किसी भी अवसर पर आक्रमण किया जा सकता था, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाता था लग्न मुहूर्त निकाला जाए, शुभ मुहूर्त में यात्रा किया जाए। अब युद्ध यात्रा के समय सबसे आगे नायक होता था अपनी सेना सहित। मध्य में अंतःपुर तथा राजा। अंतःपुर का मतलब रानियां और राजा। दोनों बाजुओं पर घुड़सवार सेना। पीछे क्रमशः प्रमुख सेना के साथ उनके सेनापति एवं हाथियों को चलना चाहिए। ऐसा कौटिल्य ने वर्णन किया है। ऐसा मौर्य साम्राज्य में होता भी रहा है, तभी इसको मौर्यकालीन युद्ध दर्शन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन्होंने अच्छी सेना की गति जो होती थी इनके समय में, एक दिन में 2 योजन, एक योजन में 4 कोस, अर्थात और एक कोस में होता है 3 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, 2 योजन यानी 8 कोस यानी 24 किलोमीटर। ये एक दिन की सेना की गति है, अर्थात सेना एक दिन में 24 किलोमीटर की यात्रा करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यूह रचना। कौटिल्य ने युद्ध के लिए व्यूहों को लाभदायक माना है। जैसे
महाभारत में भी कई प्रकार की व्यूहों की रचना की गई है, जैसे चक्रव्यूह प्रसिद्ध है जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। तो ऐसे में किसी व्यक्ति को मारने या फांसने के लिए या पकड़ने या युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए ये जो है सैनिकों के बिछाए गए जाल को व्यूह कहते हैं। ठीक है, सैनिकों को विभिन्न आकारों में बिछाए गए जाल को या सैनिकों को एक प्रकार से सामरिक रचना भी कह सकते हैं उसको। ठीक, सामरिक रचना वो भी व्यूह कहलाती है। ठीक, ये सैनिकों का ही बनाया जाता है। और कौटिल्य ने युद्ध के लिए जो व्यूह रचना को अधिक लाभप्रद बताया है और इन्होंने 4 प्रकार के व्यूहों का वर्णन किया है जो कि प्रमुख होते हैं। पहला नंबर दंड व्यूह, इसमें सैनिक एक दंड के समान पंक्तिबद्ध होकर खड़े होते थे, एक लाइन में खड़े होते थे। दूसरा है भोग व्यूह, ये जो है सर्पाकार आकृति में सैनिकों को खड़ा करना, सांप की आकार में। जैसे सांप अगर जा रहा है उसको अगर आप गोली मारें तो बड़ी मुश्किल में उसको लगेगा क्योंकि उसका आकार जो है निश्चित नहीं, हर क्षण उसका जो है चलने में उसकी गति, उसका स्थान बदल रहा है। वो सीधे एक लाइन में सीधे नहीं भागता, ऐसे दाएं बाएं इधर होकर भागता है। अगला है मंडल व्यूह, ये मंडलाकार या गोलाकार आकृति में होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये जो है असंघत व्यूह, असंघत व्यूह में कोई रचनाएं नहीं बल्कि अलग अलग टुकड़ियों में सैनिकों को खड़ा कर दिया जाता था और वहीं से उनका संचालन किया जाता था। चलिए युद्ध कला हम लोग पढ़ते हैं। युद्ध कला इस समय कौटिल्य के युद्ध दर्शन में या मान के चलिए मौर्य काल में कौटिल्य को वैसे भी कहा जाता है परम राजनीतिज्ञ, परम कूटनीतिज्ञ। तो ये जो है युद्ध में विजय को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। विजय के लिए सब कुछ जायज़ है, इसीलिए इनके समय में धर्म युद्ध की अपेक्षा कूट युद्ध का महत्व जो है अधिक था। ठीक, इन्होंने युद्ध कला क्या बताई, अगर सम्मुख आक्रमण से, सामने के आक्रमण से अगर विजय की संभावना ना हो तो पीछे से आक्रमण करें। ठीक है, पृष्ठभाग से आक्रमण करें। इसके अतिरिक्त शत्रु पर आक्रमण हेतु सबसे दुर्बल अंग यानी सबसे कमज़ोर अंग का चुनाव करें। ठीक, इतना ही नहीं, रात्रि में शत्रुदल में लूट मार काट आदि के द्वारा शत्रु को आराम से, चैन से उन्हें आराम न करने दिया जाए, ये भी कौटिल्य के समय में जायज़ था। ठीक, अर्थात रात्रि में भी जो है शत्रुओं को सोने ना दिया जाए। आगे उन्होंने क्या कहा है, सोते हुए शत्रुओं पर हाथियों से हमला करके उन्हें कुचलवा दिया जाए। अगला नंबर, शत्रु के मार्ग में खूंटे, कुएं, गड्ढे, कांटेदार झाड़ियाँ आदि अवरोध, इसके अतिरिक्त भी जो हो सकता है अवरोध को पैदा करने की बात इन्होंने कही है। मार्ग में वो ठीक से चलने ना पाए, कांटेदार झाड़ी बिछा दीजिए उसके मार्ग में, वो खुद ही जो है लहूलुहान हो जाएगा, आते आते उसकी नानी याद आ जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। युद्ध के प्रकार, कौटिल्य ने युद्ध के 3 प्रकारों का वर्णन किया है। भाई अभी तक महाकाव्य काल में था, केवल 2 प्रकार के युद्ध होते थे, धर्म युद्ध, कूट युद्ध या अधर्म युद्ध जिसे हम लोग बोलते हैं। धर्म युद्ध जो नियम पूर्वक लड़ा जाए, और कूट युद्ध जिसमें विजय के लिए सब कुछ जायज़ हो। तो ऐसे इस समय भी था धर्म युद्ध, इसमें जो है एक प्रकार से जो नियम पे आधारित युद्ध हो, जिसमें अग्नि, विष आदि का प्रयोग जो है वर्जित होता था, अर्थात सेनाओं को बराबरी का दर्जा देकर बराबर स्तर पर उनका युद्ध कराया जाए, वो है धर्म युद्ध। अगला है कूट युद्ध। कूट युद्ध का मतलब छल, बल, कपट, धोखाधड़ी आदि का प्रयोग। शक्तिशाली शत्रु से युद्ध करने के लिए कूट युद्ध ही लाभदायक स्थिति में होती है, क्योंकि ताकतवर शत्रु है तो उससे जो है धर्म युद्ध से तो विजय मिलेगी नहीं, धर्म युद्ध से विजय नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में उससे तो अधर्म युद्ध या कूट युद्ध के द्वारा ही उसको हराया जा सकता है, चाहे जो प्रकार मानेंगे, चाहे जिस प्रकार, जैसे अभी कूट युद्ध कला में उन्होंने बताया ना, सोते शत्रु पर आक्रमण करना, रात में मारकाट मचा देना, ये सभी जो है कूट युद्ध के ही अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने 3 प्रकार की, एक प्रकार से ये नया युद्ध कला है, नई युद्ध, ये
त्रिफणी युद्ध। त्रिफणी युद्ध क्या है? ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष युद्ध है, ठीक है, अप्रत्यक्ष युद्ध। इसमें जो है अप्रत्यक्ष तरीके से लड़ा जाता है। अप्रत्यक्ष तरीकों में देख लीजिए क्या क्या है। एक प्रकार से जैविक एवं रासायनिक युद्ध भी होता था। और अप्रत्यक्ष का मतलब जैसे शत्रुओं के जल स्रोतों में जल मिला देना, कुओं में जल मिला देना, कूपों में जल मिला देना, और नदियों को विषयुक्त बना देना, और जो भी जल के स्रोत हों उनको जहरीला बना देना, ताकि जो है वो पीते ही जनता मर जाए, तो शत्रु स्वयं ही आतंकित हो जाएंगे। अगला है शत्रु के राजा को विष देकर मारना। अगला है शत्रु राजा को मारने के लिए विष कन्याओं का प्रयोग, ठीक है। ये कौटिल्य के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण, कौटिल्य ने बहुत सा कार्य विष कन्याओं के द्वारा कराया हुआ है, तो ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण। अगला है फसलों को जलाना, अर्थात त्रिफणी युद्ध वही है, शत्रु को कमज़ोर करने के लिए जो भी कार्रवाई की जाए, फसलों को जलाना, खेती को उजाड़ना, शत्रु के स्रोतों में जहर मिला देना, राजाओं को विष दे के मारना, ये सब चीज़ें क्या है? त्रिफणी युद्ध। क्योंकि ये युद्ध के मैदान में नहीं, ये जो है युद्ध के मैदान से हटकर किया जाता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूत एवं गुप्तचर। कौटिल्य के राज्य में दूतों का प्रयोग हालांकि महाकाव्य काल में भी होता रहा है, तो कौटिल्य के राज्य में दूत एवं गुप्तचरों का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। पहले इन्होंने वर्णन किया है दूतों का। दूत क्या होते थे? राजदूत, जो अपने यहाँ क्या बोलते हैं, अपनी सूचना ले जाकर शत्रुओं को पहुँचाते थे, वो हैं दूत, ठीक। अपनी सूचना शत्रुओं तक नहीं, किसी अन्य राजाओं तक जो अपनी खबर जो है एक राजा भेजता था, वो कार्य दूतों के द्वारा ही वो अपने संदेश को भेजता था। इसमें दूतों की 3 श्रेणियों का वर्णन कौटिल्य ने किया है। 3 श्रेणियाँ, जैसे पहला है निपृष्टार्थ। ये प्रथम श्रेणी का दूत होता था, फर्स्ट क्लास का दूत, जो सुयोग्य होता था, प्रतिभाशाली होता था और राजा का विश्वास पात्र होता था। राजा की ओर से कोई भी निर्णय लेने का इसको अधिकार होता था, और इसका अधिकार जो है असीमित होता था, अर्थात ये जो भी अपनी ओर से निर्णय ले लेता था, राजा को इसकी बुद्धिमत्ता पर, इसके कार्यों पर इतना भरोसा होता था कि अगर वो अपनी ओर से भी अगर कोई निर्णय कर लेता था तो उसे राजा मानने के लिए बाध्य होता था, राजा मान लेता था, क्योंकि उनकी बुद्धि पर उनको भरोसा था। और ऐसे दूत कौन कौन से थे? अंगद और श्री कृष्ण। जैसे कहने का मतलब जैसे अंगद थे, श्री कृष्ण थे, ये लोग जो है प्रथम श्रेणी के राजदूत में आ जाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने पांडवों से पूछे बगैर दुर्योधन से 5 गांव मांगा था, केवल 5 गांव, और अंगद ने अपना पैर जमा दिया था कि अगर कोई उठा दे तो हम भगवान राम वापस चले जाएंगे, ऐसा जो है। लेकिन स्थिति युद्ध की बनी रही, कोई कुछ नहीं किया। तो कहने का मतलब ये दूत होते हैं जो प्रथम श्रेणी के होते हैं। अगला है परमितार्थ। परमितार्थ का मतलब होता है ये द्वितीय श्रेणी के राजदूत होते थे, जिनका अधिकार सीमित होता था, उत्तरदायित्व भी इनका सीमित होता था। ये राजा के आदेशानुसार कार्य करते थे और राजा के आदेश के बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे। अब देखिए, निपृष्टार्थ जो थे वो राजा के आदेश के बगैर भी निर्णय ले सकते थे, राजा को उनकी बुद्धि पर भरोसा होता था। लेकिन जो दूसरे दर्जे के हैं परमितार्थ, ये जो है सूचनाओं को देते थे, उनकी सूचनाओं को लेते थे, कोई भी निर्णय लेने के पहले अपने राजा से जाके सलाह मशवरा करके तब निर्णय लेते थे, ठीक। तीसरा नंबर है शासनहर। ये जो है एक प्रकार से थर्ड क्लास का दूत होता था। ये इसकी श्रेणी जो है बहुत अच्छी नहीं होती थी, निकृष्ट श्रेणी, एवं इसका कार्य मात्र संदेशवाहक, यानी जिस प्रकार एक पोस्टमैन होता है, यहाँ तक कि इनको मुँह से बोलने की भी इजाज़त नहीं होती, बस लेटरबाजी। एक पत्र आप लीजिए, दूसरा पत्र दूसरे राजा को आप संदेश पत्र दीजिए, उसका पत्र लेकर लाइए और अपने राजा को दीजिए। एक प्रकार से चिट्ठी देना और चिट्ठी लेना, ये होता था शासनहर का, तृतीय श्रेणी के राजदूत का। तो दूतों की 3 श्रेणियां हैं। पूछा जाता है कभी कभी ये प्रश्न कि कौटिल्य के अनुसार दूतों की कितनी श्रेणियां हैं, या कौटिल्य ने प्रथम श्रेणी के राजदूत को क्या कहा है, या कौटिल्य ने तृतीय श्रेणी के राजदूत को क्या कहा है, या कौटिल्य ने चतुर्थ श्रेणी के राजदूत को क्या कहा है, या कौटिल्य ने पंचम श्रेणी के राजदूत को क्या कहा है, या कौटिल्य ने षष्ठ श्रेणी के राजदूत को क्या कहा है, या कौटिल्य ने सप्तम श्रेणी के राजदूत को क्या कहा है, या कौटिल्य ने अष्टम श्रेणी के राजदूत को क्या कहा है, या कौटिल्य ने नवम श्रेणी के राजदूत को क्या कहा है, या कौटिल्य ने दसवीं श्रेणी के राजदूत को क्या कहा है, या कौटिल्य ने ग्यारहवीं श्रेणी के राजदूत को क्या कहा है, या कौटिल्य ने बारहवीं श्रेणी के राजदूत को क्या कहा है, या कौटिल्य ने तेरहवीं श्रेणी के राजदूत को क्या कहा है, या कौटिल्य ने चौदहवीं श्रेणी के राजदूत को क्या कहा है, या कौटिल्य ने 15वीं श्रेणी के राजदूत को क्या कहा है, या कौटिल्य ने 16वीं श्रेणी के राजदूत को क्या कहा है, या कौटिल्य ने
ये चीज़ें आपको इसमें देना है। तो देख लीजिए बच्चों, प्रथम श्रेणी निफृष्टार्थ, द्वितीय श्रेणी परमितार्थ, तृतीय श्रेणी फाफनहर, ये पूछा जाता है अक्सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग गुप्तचरों के बारे में। गुप्तचरों का मतलब होता है जासूस। गुप्तचर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं संस्था, एक होते हैं संचार। ठीक है, देखिए संस्था जो होते हैं ये जो अपने राज्य के अंदर रहते हैं, अपने राज्य में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, कौटिल्य ने उनके यहाँ भी जो है गुप्तचरों की नियुक्ति की थी। राज्य के अंदर के अधिकारी कौन कौन से होते थे? सेनापति, मंत्री और उच्च पद के जो सेना अध्यक्ष होते थे और भी उच्च पदाधीन अधिकारी होते थे, उनके यहाँ ये जो है अपने दूतों को नियुक्त करे, वो अपने जासूसों को लगाए रहते थे। कहीं शत्रु से तो नहीं मिल गया, कहीं जो है घूस तो नहीं ले रहा है किसी से, कहीं बगावत तो नहीं कर रहा है। ये चीज़ें जानकारी के लिए कौटिल्य ने, ठीक है, संस्था नामक गुप्तचरों का प्रयोग करता था। अर्थात अपने राज्य के अंदर जो कार्रवाई करनी होती थी अपने राज्य के अधिकारियों के यहाँ, उसके यहाँ संस्था नामक गुप्तचर का प्रयोग करते थे। ये अंदर का कार्यरत रहते हैं, राज्य की संपूर्ण घटनाओं की जानकारी राजा को प्रदान करते थे। प्रजा, उच्च अधिकारी एवं राज्य के प्रत्येक वर्ग के बारे में जानकारी ये प्राप्त करते थे। और ये गुप्तचर कितने प्रकार के होते थे? 5 प्रकार के। पहला नंबर काप्टिक, ये जो है छात्र या विद्यार्थी के रूप में, विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के रूप में होते थे। ऐसा रूप धारण करके ये अन्य सबका भेद ये जानने का प्रयास करते थे। अधिकारी का, प्रजा का, अधिकारियों का, सेनापति का, जो भी राज्य के अंदर की सूचनाएं होती थी ये छात्र या विद्यार्थी के रूप में जानने का प्रयास करते थे। दूसरे जो हैं वो हैं उदास्थित। काप्टिक के बाद उदास्थित, ये जो है बुद्धिमान, सदाचारी एवं सन्यासी के वेश में रहते थे और जो है उनका वेश धारण करके दूसरों का भेद जानने का प्रयास करते थे। तीसरा नंबर है गृहपतिक, ये बुद्धिमान होते थे, पवित्र हृदय, गरीब किसान होते थे, एक प्रकार से गृहस्थ वेशधारी, ये गृहस्थ के रूप में होते थे। ये जो है ये भी, इनका भी कार्य जो है, इन्हें भी इस रूप में इनको नियुक्त किया गया था कि इस रूप में ये जासूसी कार्य या गुप्तचरी का कार्य करें। चौथा नंबर है वैदेहक, ये वैदेहक का मतलब होता है बनिया या व्यापारियों के वेश में ये होते थे। ठीक, व्यापारी का वेश धारण करने वाले गुप्तचर। 5वां नंबर होता है तापस, ये तपस्वी, यानी फिर मुड़ाकर या तो तपस्वी बने या जटाधारी हो या फिर जटाधारी भेषधारी गुप्तचर। ठीक, इसी प्रकार इनको जो है कार्य मिला हुआ था। अगला जो है ये तो हो गए राज्य के अंदर के गुप्तचर। अब हम लोग पढ़ेंगे संचार। संचार क्या होते थे? ये दूसरे या शत्रु राज्यों के विषय में जानकारी एकत्र करने वाले जो शत्रु राज्यों को यहाँ जाते थे। इनका कार्य क्या होता था? शत्रु राज्य की शक्ति को कम करने के लिए शत्रु के अधिकारियों को मिलाना, लालच देना, जनता को राज्य के विरुद्ध भड़काना, तोड़फोड़ करना, विद्रोह कराना आदि इन्हें भ्रमणशील चर भी कहा जाता था। वे स्थिर चर थे, ये भ्रमणशील चर थे। ठीक है बच्चों, इनका कार्य अन्य राज्यों में जाकर जो भी आवश्यकता पड़ती थी ये सारा कार्य कराते थे। पहली बार सूचनाएं देते थे, दूसरा कार्य राष्ट्र को कमज़ोर करने के लिए भी और सारे प्रयास करते थे। ठीक, जो भी प्रयास कर पाते थे, जैसे लालच देना, लालच दे के अधिकारियों को मिलाना, जनता में विद्रोह कराना, तोड़फोड़ कराना। ठीक है, जो भी प्रयास ये कर सकते थे वो करते थे। ये मुख्यतः जो है 4 प्रकार के होते थे। पहला नंबर है फत्री। फत्री रूपधारी फत्री जो होते थे ये एक प्रकार से हस्तरेखा, वशीकरण, थोड़ा तांत्रिक स्वभाव के होते थे। सामुद्रिक विद्या, ज्योतिषी, धर्मशास्त्र, इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, शुभ अशुभ, शकुन अपशकुन आदि की विद्या में ये पारंगत होते थे, जो कि वहाँ जाकर राजाओं को, अधिकारियों को, दुनिया भर की, जैसे आजकल छल विद्या करने वाले ज्योतिषी, कपटी, ये सभी है ना, उसी प्रकार ये होते थे। दूसरे होते थे तीक्ष्ण। ठीक है, तीक्ष्ण जो होते थे ये शूरवीर होते थे, योद्धा होते थे, ज़रूरत पड़ने पर ये अपने प्राणों की परवाह किए बिना मारकाट करने में भी सक्षम होते थे। अर्थात ये थोड़ा सा तेज प्रकृति के होते थे, बहादुर होते थे। ये जो है
खतरों से खेलने वाले स्थानों पर ये लोग लगाए जाते थे। तीसरा है रफद। रफद क्या होते थे? ये बहुत ही क्रूर होते थे, अंदर से दुष्ट एवं आलसी भी होते थे, अर्थात देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि ये इतना बड़ा कार्य कर सकता है। जैसे अजगर किसी स्थान पे पड़ा हो, अगर उसको भूख लगे तो उसकी फुर्ती देखिए, नहीं तो आलसी की तरह पड़ा रहता था। और निर्मोही प्रवृत्ति, इनके अंदर किसी चीज़ का मोह नहीं होता था, और शत्रु को विष देकर मारने में भी इनको कोई संकोच नहीं होता था। जैसा भी ये आवश्यकता समझते थे वैसा ये लोग करते थे। चौथा नंबर है ये भिक्षुकी। भिक्षुकी या परिव्राजिका, एक प्रकार से ये दरिद्र, विधवा, ब्राह्मणी, सन्यासिनी, घर में काम करने वाली महिला के रूप में अपने राज्य के अधिकारियों शत्रु राज्य के अधिकारियों में, ये अपने नहीं बेटा, ये जो है होता है अन्य राज्य के अधिकारियों में घुसकर भेद प्राप्त करने का प्रयास ये करती थी, क्योंकि ये भ्रमणशील चर होते थे। ये अन्य राज्यों के होते थे, इसलिए ये थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है। ये अपने राज्य नहीं होगा, ये जो है अन्य राज्य होगा। ठीक, चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। युद्ध कार्यालय। युद्ध कार्यालय जो होता था, मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है बच्चों, इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक है, इसको कभी कभी पूछा जाता है इंडिका, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये पुस्तक है मेगास्थनीज की। ये प्रश्न पूछा जाता है इंडिका के लेखक कौन है। ठीक, अब देखिए इसमें मेगास्थनीज के अनुसार युद्ध कार्यालय को इन्होंने 6 भागों में बांटा है। कौन? कौटिल्य, क्योंकि मेगास्थनीज है। इंडिका सेल्यूकस मेगास्थनीज को लेकर आया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसने छोड़ दिया था, और यहीं से उसने जो है युद्ध संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के बारे में इसने जो कुछ भी देखा था सबके बारे में लिखा था। अब इन्होंने देखिए 6 भागों में बांटा था, और प्रत्येक विभाग में 5 सदस्य होते थे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी ये पूछा जाता है कि युद्ध विभाग कौटिल्य ने कितने भागों में बांटा था, तो ध्यान दीजिए युद्ध विभाग थे 6 भागों में, और प्रत्येक विभाग में सदस्य कितने थे? 5 सदस्य। 6 विभाग 5 सदस्य। कौन? युद्ध कार्यालय। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें जो प्रथम विभाग होता था, प्रथम विभाग ये नौसेना से संबंधित होता था। ठीक है, द्वितीय विभाग परिवहन कर्मचारियों से संबंधित होता। परिवहन का मतलब यात्राओं को ले जाना, ले आना, अर्थात सैनिकों के इधर से उधर पहुंचाना, युद्ध स्थान पर ले जाना। परिवहन का मतलब होता है यातायात। ठीक है, सीधी सी बात। तृतीय विभाग जो होता था ये पैदल सैनिकों से संबंधित होता है, यानी पदाति सेना। चतुर्थ विभाग जो होता था ये घुड़सवार सेना से संबंधित होता था। पंचम विभाग जो होता था ये रथ सेना से संबंधित। बच्चों इसमें भी ये भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा विभाग रथ सेना संबंधित होता था, कौन सा विभाग घुड़सवार से संबंधित होता था, कौन सा विभाग पैदल सेना से संबंधित होता था, इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें तो 6वां विभाग था, अंतिम विभाग 6वां विभाग, ये हाथियों की सेना से संबंधित होता था। ठीक है बच्चों, चलिए हम देख ले रहे हैं। चलिए अभी बहुत टाइम। विदेश नीति जो है, विदेश नीति जो है ये कौटिल्य ने खड़गुण नीति का प्रयोग किया है, जिसमें 6 प्रकार की विदेश नीति का वर्णन किया है। 6 का मतलब खड़गुण नीति कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है खड़गुण नीति किस विद्वान ने वर्णन किया है। ठीक है, या पूछा जाता है कौटिल्य ने कितने प्रकार की विदेश नीति का वर्णन किया है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, 6 प्रकार की। ठीक है, कौटिल्य ने 6 प्रकार की विदेश नीति का वर्णन किया है। अब देखिए इसमें पहला है संधि। संधि कौन करेगा? जो कमज़ोर होगा। तो इसमें यही है, कमज़ोर राजा को पड़ोसी राज्य से संधि करके अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों। दूसरा है विग्रह। इसमें देखिए विग्रह का मतलब होता है तोड़ फोड़, विभेद करना। तो इसमें यह है कि अगर शत्रु राज्य को कमज़ोर करना है, शत्रु राज्य अगर ताकतवर है, उस पर अटैक करना है, उस पर अधिकार करना है, तो सबसे पहले उसको कमज़ोर करने के लिए उसके अधिकारियों को उससे तोड़ दीजिए, उन्हें लालच देकर अपनी मोहर मिला लीजिए, उनके मित्रों को उनसे अलग कर दीजिए। तो
इस नीति के द्वारा शत्रु आपका स्वतः ही कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आसन, आसन का मतलब होता है एक प्रकार से उदासीन, जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। नहीं सॉरी, आसन का मतलब होता है उदासीन। हाँ ठीक है, उदासीन। उदासीन का मतलब होता है एक ऐसा राजा जो ताकतवर हो, उसे किसी से कोई डर ना हो, यानी शक्तिशाली व्यक्ति हो, किसी से कोई डर ना हो, क्षेत्र विस्तार की इच्छा भी ना हो। उदासीनता यानी कुछ नहीं चाहिए हमें, यही है, हमको कुछ करना ही नहीं है, हमको किसी को जीतना नहीं है, हमने अपने राज्य की सुरक्षा का भी कोई खतरा नहीं है। अर्थात सबसे ज़्यादा ताकतवर राज्य ऐसा हो जिसे किसी का डर ना हो, शक्तिशाली हो, क्षेत्र विस्तार की इच्छा ना हो, किसी राज्य की जीतने की भी इच्छा ना हो, तो वह आसन अर्थात उदासीनता की नीति अपना सकता है। ठीक है, कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, ना किसी से खतरा है, ना किसी से डर है, ना किसी का लेना, ना किसी का देना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है यान। यान का मतलब होता है आक्रान। यान जैसे कहते हैं ना वायुयान, यान तेजी से जाता है, तो इसमें क्या है, आक्रमण, आक्रामक। यदि राजा शक्तिशाली हो, उसे अपनी शक्ति का भरोसा हो, क्षेत्र विस्तार की भी इच्छा हो, अर्थात अपने राज्य को बढ़ाना भी चाहता है, तो उसे जो है यान अर्थात आक्रामक नीति को अपनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आक्रामक नीति अर्थात पड़ोसियों पर आक्रमण करते जाइए और उनके राज्यों पर अधिकार करते जाइए, यही है आक्रामक नीति। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है संशय। संशय का मतलब होता है अगर आत्मरक्षा यानी किसी अन्य शत्रु से किसी को खतरा हो, तो उसको चाहिए कि अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य राजा से संधि कर ले। कोई कमज़ोर राजा है, किसी अन्य राजा से उसे खतरा हो, तो उसको चाहिए किसी अन्य राजा से, अगर उसे किसी शत्रु से खतरा हो तो उसको चाहिए कि किसी अन्य राजा से संधि कर ले। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जिस राज्य से संधि किया जाए, यानी जिस राजा को अपना मित्र बनाया जाए, उसकी ताकत जो है शत्रु से ज़्यादा होनी चाहिए, या अगर ज़्यादा ना हो तो कम से कम बराबर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर जो है उसे खतरा है तो दूसरे राज्य से मित्रता करें, लेकिन ये भी है कि मित्र राज्य जो है हमारा वो शत्रु राज्य से ज़्यादा ताकतवर हो, या अगर ज़्यादा ना हो तो कम से कम बराबर हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6वां नंबर है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव का मतलब होता है अगर किसी राजा की विजय की इच्छा हो परंतु उसके कई शत्रु हों, दुश्मन कई हों, यानी विजय की इच्छा हो, आक्रमण के द्वारा अपने क्षेत्र विस्तार करना चाहता है, और उसके पास अगर कई शत्रु हों तो उसे क्या करना चाहिए, एक साथ सभी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक साथ आक्रमण करोगे तो सब मिलकर दबोच लेंगे, इसलिए सब पर आक्रमण मत कीजिए। उसे एक से संधि तथा दूसरे पर आक्रमण करने की नीति अपनानी चाहिए। एक से दोस्ती कीजिए, तीसरे पर आक्रमण कीजिए, फिर चौथे पे आक्रमण कीजिए, अंत में क्या कीजिए, जो अपना दोस्त है दोस्ती तोड़ के उस पर भी आक्रमण कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आप अचानक आक्रमण करेंगे, वो सब पर आक्रमण करेंगे तो सब मिलके उनको दबा लेंगे। इससे अच्छा है एक पर आक्रमण, दूसरे से मित्रता, एक पर मित्रता करें तो दोनों मिलकर तीसरे पे आक्रमण करें। समझ में आया बच्चों? अब फिर और किसी पे आक्रमण करें, फिर और किसी पे आक्रमण, अंत में क्या करें, अपना जो मित्र हो उससे भी दोस्ती तोड़कर उस पर भी अटैक करके उस पर भी अधिकार कर लेना चाहिए। ये है द्वैधी भाव की नीति। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। विदेश नीति को कार्यान्वित करने के तरीके। विदेश नीति को यानी अपनी इच्छा को शत्रु राज्यों से किस प्रकार मनवाया जाए, यही है विदेश नीति का मतलब। क्या है भाई, शत्रुओं के साथ हमारी कैसे नीति होनी चाहिए, हम चाहेंगे कि हमारी बात शत्रु हमारे माने कैसे। ठीक, यही है विदेश नीति। अब इसमें क्या है, अगर कोई अपना काम कराना हो तो पहली जो नीति है फाम यानी समझाना बुझाना, समझा बुझा कर अपना कार्य सिद्ध करना,
जो भी आप कर सकते हैं। खूब बढ़िया प्रेम से समझाइए, समझाने के बाद बताइए भैया हमारी बात मान लीजिए, ठीक है। आपकी बात मान ले, अच्छी बात है। अगर वो नहीं मानता, ठीक है, तो दूसरी नीति है दाम की नीति। दाम का मतलब होता है कीमत देना, लालच देना, पैसा देना। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हम आप किसी से कुछ मांगते हैं, अगर वो नहीं देता है तो कहते हैं भैया पैसे ले लीजिएगा। तो ऐसे में शत्रुओं के लिए भी यही नीति अपनाई जाती है। अगर वो हमारी बात नहीं मानता तो हम उससे कहते हैं कि ऐसा कीजिए, आपका जो कार्य हो भैया आप पैसे ले लीजिए, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम लोग दाम की नीति, यानी दाम या कीमत देकर, लालच या प्रलोभन देकर अपना कार्य सिद्ध करना। उतने पर भी अगर नहीं मानता है, मान लीजिए उसने कहा भैया हम कीमत भी नहीं लेंगे, आपका काम भी नहीं करेंगे, तो फिर उसको आप क्या करेंगे। फिर अगला जो है वो है भेद की नीति। भेद का मतलब होता है कि उसके अंतर, उसके जो है डिसबैलेंस करवा दीजिए। शत्रु राज्यों में अगर है, वो अगर अपना ना तो समझाने से मान रहा है, ना दाम देने से मान रहा है, तो भेद की नीति अपनाइए। भेद का मतलब होता है उसके राज्य में तोड़फोड़ करवा दीजिए, विद्रोह करवा दीजिए, दंगा करा दीजिए, अराजकता फैला दीजिए, कमज़ोर करने की कार्रवाई करके अपना कार्य सिद्ध कीजिए, ताकि जब वो कमज़ोर हो जाए, उसके राज्य में दंगा होने लगे, वो परेशान हो जाए, तो आपका कार्य कर दे, आपकी बात मान ले। चलिए, अगर इस नीति में भी सफल नहीं होते, ये भी संभव नहीं होता, तो बेटा ये अंतिम विकल्प है। अंतिम विकल्प क्या है? दंड। अर्थात ये अंतिक लिखा हुआ है लेकिन ये अंतिम विकल्प है। अंतिम विकल्प माना जाता है ये, जब सब उपरोक्त प्रयास असफल हो जाए तो अंत में सीधे अटैक कर दीजिए, आक्रमण करके हराइए, फिर उसके बाद उसको दबाकर उससे बात मनवाइए। यही है अंतिम नीति। ठीक है बच्चों? ओके, चलो ठीक है बच्चों, वीडियो बड़ा हो रहा है, अब यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे हम फिर से जो है अगले क्लास में इसका शेष भाग आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक बच्चों आप लोग आराम से पढ़िए, लिखिए, खाइए, पीजिए, मौज कीजिए, मस्त रहिए। ठीक, एक बार में समझ नहीं आता है, 2-3 बार सुनिए। ठीक है बच्चों? लेकिन हाँ, याद करिए, एक भी वर्ड इसमें, सबसे बड़ा चैप्टर है और एक भी वर्ड इसमें फालतू नहीं लिखा है। हर वर्ड से प्रश्न पूछा जा सकता है, हर वाक्य एक प्रश्न है बच्चों। ठीक है? ओके बच्चों, चलो गुड नाइट, सो जाओ आराम से।